दुख, ये दर्द जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला दिए। 1962 में चीन से जंग में हार के बाद से आज तक ये दर्द दफन नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीनी हमले के दर्द में ही दुनिया छोड़ चले। कुछ जानकार कहते हैं चीन के साथ 62 की जंग भारत नेहरू की ही गलत नीतियों की वजह से हारा और उसी जीत को चीन अब तक अपना पराक्रम बताता रहा। लेकिन अब वो हो रहा है नाकाम। 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान और 2022 में तवांग भारत ने चीन को उसका भविष्य दिखा दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया की रिसर्च भारत और चीन की सामरिक हकीकत कह रही है, अगर चीन ने छेड़ी जंग तो 4 दिन में जीतेंगे हम। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें आप सिलसिलेवार तरीके से देखने वाले हैं कि अगर चीन ने छेड़ी जंग तो 4 दिन में जीतेंगे हम, और ये थोपी हुई जंग किस तरह से जीतेंगे हम इसे आपके सामने रखने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। थल सेना के सिख लाइट रेजिमेंट से रिटायर्ड कर्नल दानवीर हैं और साथ में भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल रह चुके पीके श्रीवास्तव। स्वागत है सर आप दोनों का। आप दोनों का एक ओपनिंग कमेंट, अगर चीन ने हम पर दोबारा से जंग थोपी और किसी तरह 1962 वाले हालात नहीं होने वाले हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन 2022, 23, 24 या आने वाले किसी भी वक्त में, सबसे पहले किसी भी वक्त में अगर ये युद्ध होता है तो किस तरह के हालात बनेंगे? सबसे पहले कर्नल दानवीर। देखिए, अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो हमारे पास में बहुत स्ट्रेंथ है, ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ है हमारे पास में, मनोबल जो हमारा है, जो हमारा जो हौसला है, जो देश हमको देता है, ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसके अलावा जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक मूल्यों के हिसाब से हमारे यहाँ मंथन होता है और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक हमारा एक स्ट्रेंथ बनती है। और उस स्ट्रेंथ के बलबूते पर हम ये आसानी से चीन को इस जंग में हरा देंगे, क्योंकि हमारा अभी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो 1962 वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो तकनीक के मामले में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के मामले में हो, चाहे आप किसी भी पैमाने पर ले लीजिए। अभी भारत एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है। श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल है कि अगर जंग थोपी गई तो क्या हालात होंगे? क्योंकि 1962 में तो एयरक्राफ्ट यानी कि एयरफोर्स को इस्तेमाल करने की परमिशन ही नहीं दी गई थी, मना कर दिया गया था। देखिए विकास, ऐसा है, अभी कर्नल दानवीर ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे पास जो ओवरआर्चिंग पैरामीटर्स हैं, चाहे वो मोरल का हो या ज्योग्राफी का हो, वो तो उन्होंने बता दिया। उसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है कि जो सोशल डेमोग्राफी जो है हमारे देश की जो है और उनके देश की जो है, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत निर्धारित हुई कि अगर एक जवान उनका जो अभी सीमा पर तैनात है, उसके 2 माँ बाप हैं और 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक के जाते ही इन 6 लोग जो जीवित हैं उनका पूरा दीपक, जो कहते हैं वंश का दीपक बुझ गया। ये अपने आप में एक बहुत साइकोलॉजिकली वे करता है किसी भी चाइनीज सोल्जर के ऊपर, और उसके पीछे जो समाज उनको बैकअप देता है। ये एक सोशल डेमोग्राफी हमारे लिए फेवरेबल है। जो एसिमेट्री वेपन सिस्टम से दिखती है वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होगी और हिंदुस्तान पराजित करके माने। बिल्कुल। जो दुनिया है वो भारत और चीन की सेना के जो संसाधन है उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करके एक तरफा घोषित कर देता है कि भाई चीन तो बहुत आगे है, लेकिन ये होता नहीं है ऐसा। देखिए कुल सेना भारत की कितनी ज़्यादा है चीन के मुकाबले, और ये तब है जब चीन की पुलिस भी, लोकल पुलिस भी वो अपनी सेना में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर है वो सीधा सीधा भारत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा रक्षा बजट देख लीजिए, 55 अरब डॉलर है। चीन का जो रक्षा बजट है 224 अरब डॉलर है। ये कई गुना ज़्यादा है और इसलिए कुछ मामलों में चीन हमसे आंकड़ों में बहुत मजबूत दिखता है। एयरक्राफ्ट को देखिए आप, 2082 एयरक्राफ्ट भारत के पास हैं और चीन के पास 3187 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन ये फाइटर एयरक्राफ्ट टेस्टेड नहीं है चीन के। हमने तो कई युद्ध लड़े हैं, मिक्स से लेकर, जगुआर से लेकर, और अब राफेल और सुखोई भी हमारे पास है। ओपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे बड़े मेजर जो तुलनात्मक अध्ययन है, इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर पिछली बार तो भाई वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो टेस्टेड नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके टेस्टेड नहीं है, और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वॉर फाइटिंग का, एक्सरसाइजेस का, बहुत ज़्यादा है। और हमें कॉन्स्टेंटली पिन प्रिक होता रहा है हमारे वेस्टर्न नेबर से, तो उसने हमें एक मजबूती और दी कि हमारी जो वायुसेना है वो पूरी तरह से सक्षम है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ जो शायद हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, जो बात समझने के लिए मैथमेटिकली। वो आंकड़ा ये है कि एक मैन मशीन कॉम्बिनेशन होता है, एक पायलट है, एक एयरक्राफ्ट है। मान लीजिए दोनों एक ही कैपेबिलिटी के हैं, मैं बाद में उस पर आऊँगा। तो हमारा जो 1 पायलट एंड 1 एयरक्राफ्ट कॉम्बिनेशन, ये रिसर्च है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वो उनके 2.5 के बराबर माना जाता है चाइनीज़। हमारे एयरबेसेस कितने हैं और चीन के एयरबेसेस कितने हैं भारत की लगती सीमा से, उसका आकलन कर लेते हैं। देखिए ये चीन है, ये वाला हिस्सा पूरा चीन का है और इसके जो एयरबेसेस हैं वो देखिए तिब्बत में 5 हैं और शिंगजियांग में 2 हैं। और ये दोनों एयरबेसेस से उसको अगर फ्लाई करेगा अपने एयरक्राफ्ट तो भारत की सीमा में पहुंचने के लिए 200 से 250-300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। एक और बड़ी खामी है यहाँ पर, दोनों एयरबेसेस के बीच में ये माना जाता है आइडियल कि 2 एयरबेसेस के बीच में 100 से 150 किलोमीटर का ही गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है तिब्बत और शिंगजियांग का। क्या ये जो गैप है कर्नल दानवीर, ये सबसे बड़ी खामी के तौर पर उभरेगा? बिल्कुल, ये जो आपने ये जो बहुत अच्छी तरह ये एक्सप्लेनर जो वॉल के ऊपर बनाया है, इसके अंदर ये जो बहुत बड़ा गैप है, दरअसल ये बताता है कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप चाइनीज साइड में है। अगर एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एयरफील्ड्स भी म्यूचुअल सपोर्ट में होने चाहिए। अगर ए एयरफील्ड से एयरक्राफ्ट उड़ता है मिशन करने के बाद, उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो बी एयरफील्ड पर उतर के रीआर्म और टीआरएस करके वो दोबारा से एक्शन में आए। तो ये चीज़ें उस साइड पे कम है, हमारी साइड पे बहुत स्ट्रांग है। ये एयर मार्शल बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, और इससे पहले कि श्रीवास्तव जी के पास जाएं, मैं आपको इंडिया के एयरबेस दिखा देता हूं। देखिए भारत के एयरबेसेस, ये कश्मीर से लेकर और पूरा आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इधर पश्चिम बंगाल और होते हुए अरुणाचल तक एयरबेसेस की लगातार पूरी एक श्रृंखला है जो हमारी बॉर्डर को सिक्योर करती है। जिस तरह से हिमालय की पर्वत श्रृंखला हमें सिक्योर करती है ना, वैसे ही उसके दूसरे पार ये पूरी जो श्रृंखला है एयरबेसेस की, श्रीवास्तव जी, ये बड़ी ताकत है। उनके एयरक्राफ्ट को उड़ान भर के आने में जितना टाइम लगेगा उससे कम समय में हम जाकर नेस्तनाबूद करके लौट भी आएंगे। देखिए, अगर थोड़ा सा मौका दें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपने एयरफील्ड्स की ताकत बताई ये बहुत अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से लॉन्च होते हैं मिशन। अब एयरबेस की ताकत जो हमारी है, उसके अलावा हमारी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की भी ताकत है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स में जो हम जाते हैं वो भी हमारे पास 16 नंबर 15 नंबर हैं। अगर आप वो 15 नंबर के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स देखिए जहाँ की आप क्विकली वहाँ से टेक, वो और आगे हैं, ये जो आप देख रहे हैं उनसे भी आगे हैं। तो जहाँ तक एयर बेसेस की और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की हमारी क्षमता है वो तो बहुत ज़्यादा है ही। उसके अलावा एक और क्षमता है, वो भी जोग्राफिकल एडवांटेज हमें है। उनका जहाज़ अगर अपने वो 4 जो उनके मेन बेसेस हैं, गांगोर, नगारी और लासा, होतान, वहाँ से अगर टेक ऑफ करते हैं तो उनका फ्यूलिंग, जो उनके पास फ्यूल रहेगा वो भी आधा होगा, और जो उनके उसमें मिसाइल्स या रॉकेट्स या लॉन्चर्स होंगे वो भी आधे होंगे। इसका मतलब वो आधी कैपेसिटी में चलेंगे, आधी दूर तक ही आ सकते हैं। उसको आप डिसएडवांटेज को देखिए, हम पूरी ताकत के साथ जा सकते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा विकास जी, बहुत ज़रूरी है दर्शकों को जानना, कि मान लीजिए वो एक, उनके पास लोग कहते हैं मिसाइल्स बहुत हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आप क्या समझते हैं एक रनवे को, एक एयरफील्ड को
वो करने नेस्तनाबूद करने के लिए आपको कितनी देर लगती है। अगर आप 24 घंटे उसको इनऑपरेटिव करना चाहते हैं, आपको कम से कम 220 मिसाइल्स मारनी पड़ेगी। तो अगर आप लगातार 24 घंटे करेंगे, 3 बेसेस को आप नेस्तनाबूद कर सकते, क्योंकि टोटल आपके पास, उनके पास जो क्षमता के हिसाब से पता है, आपने दिखाया भी यहां पर 1000 से 1200 मिसाइल्स हैं। तो आप क्या कर लेंगे? क्या इनकैपेसिटेशन होगा? कुछ डिग्रेडेशन नहीं होगा, ये वर्थलेस उनकी स्ट्राइक होगी। इसका मतलब वो भी ये समझते हैं कि वायु शक्ति के सामने उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो अटैक रियली करें। और जहां तक थल सेना का सवाल है, जो अच्छे से दानवीर जी बताएंगे, लेकिन एक बात समझिएगा, हम मोस्टली हाई फीचर्स पर हैं। उसका इतना बड़ा एडवांटेज है, वो तो मॉन्टेनियस वॉरफेयर के लिए ही इज मोस्ट आई वुड से क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट। उनसे जरूर सुनिए। अगर इन दोनों को आप मिला दीजिए, कोऑर्डिनेट कर दीजिए, इनका एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बनाइए, कौन सी चाइना आपके सामने टिक सकता है? और एक चीज और देखिए, साउथ चाइना सी में कितना उनको थ्रेट है। थ्रेट परसेप्शन में जाइए, उनकी जो फ्यूल लाइंस सप्लाई लाइंस जाती हैं, मलाक्का स्ट्रेट्स जाइए, हर जगह थ्रेट है उनको। तो ये नहीं है कि चाइना इस एसिमेट्री के साथ, अगर उसके मन में ये सोच आती, उसके मन में कोई सोच नहीं है। आपने देखा होगा, जितनी बार इंग्रेस हुआ उतनी बार पीछे गए। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको और भी कुछ चीज़ें हैं, हमारे ग्राफिक्स हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से भारत के साथ अगर युद्ध हुआ तो 4 दिन के अंदर हम चीन को पटकनी दे देंगे। जो तमाम रिसर्च हैं वो भी अब नए जो रिसर्च आए हैं वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, अब चीनी थिएटर कमांड की बात कर लेते हैं। ये भारत है और ये चीन के जो ज़्यादातर जो कमांड हैं, थिएटर कमांड हैं, वो आप देखिए उसके ईस्टर्न कोस्ट पर है, जबकि भारत जो है बिल्कुल दूसरी तरफ है। बिल्कुल सही। ऐसी सूरत में ये थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जापान और उधर कोरिया को कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड और साउथ कमांड। साउथ कमांड ज़रूर नज़दीक है, लेकिन ये साउथ थिएटर कमांड है, ये एक अकेला छोड़ के क्या बाकी जो इनके थिएटर कमांड हैं वो भारत के साथ युद्ध में उतने काबिलियत रखते हैं? ये आप साउथ थिएटर को बोल रहे हैं, उनका जो कमांड है, सदर्न कमांड थिएटर है, वो भी इतना सक्षम नहीं होगा। आने में टाइम लगेगा, और वो टाइम जो लगेगा उसमें हम भात लगा सकते हैं। हमारे पास प्रिसीजन स्ट्राइक है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। ये सोचना कि इसकी यहाँ से ऐसी स्ट्राइक होगी कि हम इनकैपेसिटेट रहेंगे, नहीं। आपकी जीत बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का एक मैथमेटिकल फार्मूला है। वो फार्मूला है मिशन अटेनमेंट मेजर, पहला, और दूसरा मल्टीप्लाइड बाय सर्वाइबिलिटी। अगर आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे, अगर सर्वाइबिलिटी 0 हो गई या पॉइंट्स में आ गई, 0.01 और समथिंग, आप मिशन अचीवमेंट कैसे करेंगे? कॉम्बैट इफेक्टिवनेस 0 है। तो ये एक बात दर्शकों को समझनी जरूरी है कि जितना भी असला है, जितने भी लोग हैं, अगर सारा आप पूरा उसका सम टोटल लेते हैं, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ऑफ PLA एयरफोर्स इज फार इंफीरियर देन इंडियन एयरफोर्स। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाइए, जिससे कि आपका डिटरेंट और बढ़ता है। लेकिन अगर ये चाइना कोशिश करता आने की, तो आप जरूर मात दे देंगे। और हमारी ताकत की तुलना और एडवांटेज आपने देखे, भारत कभी भी युद्ध का हिमायती नहीं रहा है और ना ही युद्ध का प्रोपेगेंडा हम करते हैं। लेकिन दुश्मन अगर दरवाजे पर खड़ा हो तो उसकी ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरियों को समझ लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जंग के वक्त एक छोटा छेद बहुत बड़ी दरार बन सकता है। एक छोटी कमजोरी दुश्मन का पूरा किला तबाह कर सकती है। भारत और चीन के तनाव के बीच हमारी ये पेशकश यहीं तक। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।